Welcome to the course of Psychological Testing and Measurement 1. I'm your course instructor Nazir Yaqub. Today we will study reliability. Reliability consists of several sub-lectures. Today we will study the first part. The main topics we will learn in the first part include introduction of reliability, its proper definition, reliability effects, reliable instrument, error of variance, the correlation coefficient, three types of correlation: statistical significance, two scores, reliability coefficient and index, general model of reliability, and standard error of measurement. Introduction of reliability. Reliability is one of the important characteristics of any test. It refers to the precision or accuracy of the measurement of scores. Reliability refers to the stability of a test measure or protocol. सिंपल अल्फाज के अंदर अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा जो रिजल्ट है किसी भी एक टेस्ट का कोई भी एक टेस्ट आप अप्लाई करते हैं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, वो क्या आता है, उसके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है। हमने 2 टाइम्स एक टेस्ट अप्लाई किया, सेम पार्टिसिपेंट के ऊपर किया या मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के ऊपर अप्लाई किया, तो उसके जो स्कोर्स हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है। रिलायबिलिटी बेसिकली एक किसी भी स्केल की, किसी भी टेस्ट की, किसी भी मेजरमेंट की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको सबसे पहले देखा जाता है व्हाइल चूजिंग एनी स्केल। इसके अंदर आपका रिजल्ट जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल किसी एक स्केल की अगर रिलायबिलिटी इंडेक्स अच्छी है, यानी कि वो आपको रिलायबिलिटी की वैल्यू जो है वो अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्केल एक ऐसी मेजर है जिसे आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और वो आपको हर दफ़ा वैसा ही रिजल्ट्स देगा। मसलन आपने एक सेल्फ एस्टीम का स्केल जो है वो पार्टिसिपेंट के ऊपर मेजर करने के लिए एडमिनिस्टर किया कि उस पर्सन के अंदर सेल्फ एस्टीम का लेवल क्या है। इसके लिए आपने जो स्केल यूज़ किया है वो एक रिलायबल मेजर यूज़ कर रहे हैं आप, जिसकी आपके पास ऑलरेडी गिवन रिलायबिलिटी वैल्यू मौजूद है, या आपने वो स्टेटमेंट लिखी हुई उसके साथ पढ़ी है कि ये एक रिलायबल मेजर है। अब वहाँ पे आप उस वैल्यू को देखते हैं, अगर वो आपके पास वैल्यू जो है वो रिलायबिलिटी की जो मेजरमेंट है वो 1 से लेके 0.1 से लेके 1 कंप्लीट करने तक, यानी पॉइंट के अंदर रिलायबिलिटी की वैल्यू आपके पास आती है 0 से लेके 1 तक। ये किसी भी जगह पे रेंज कर सकती है, फॉल कर सकती है, 0 से नीचे भी होती है, नेगेटिव में अगर चली जाए तो। -1 से +1 के दरमियान समझ लें ये रहती है, जिस तरह से कोरिलेशन रहता है। लेकिन हमारे पास आम तौर पर जो अच्छी कंसीडर की जाती है, अच्छा लेवल या अच्छी वैल्यू रिलायबिलिटी की जो है वो 1 के करीब कंसीडर की जाती है। एक्सेप्टेबल वैल्यू 0.70 है। और अगर आप इसमें देखना चाहें कि अच्छी रिलायबिलिटी क्या है, तो वो 0.7 के बाद 0.80 से लेके 0.90 के दरमियान की जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे ये बहुत अच्छी रिलायबिलिटी की एक वैल्यू है। अब हमने एक दफ़ा जो है एक पॉपुलेशन के ऊपर स्केल को मेजर किया। मसलन मैंने अपनी स्टडी जो है वो सीवियरली बर्न पेशेंट के ऊपर कंडक्ट की, उसके अंदर मैंने अडल्ट पॉपुलेशन ली। अडल्ट पॉपुलेशन में हमारे पास जो एज ग्रुप था वो आया 18 से लेके ऑलमोस्ट 50 तक, जितने भी बर्न पेशेंट्स थे उनके ऊपर हमने ये स्टडी कंडक्ट की। अब वहाँ पे हमारे पास जब उस स्टडी के अंदर रिलायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वो अगर 0.70 से ऊपर है तो ये एक अच्छी मेजर है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जब मैंने इस स्केल को चूज़ किया था तो मुझे पता चला था कि इसकी जो रिलायबिलिटी इंडेक्स है वो 0.70 से ऊपर है और ये जो है एक रिलायबल मेजर है, इसलिए मैंने इसको अपनी स्टडी के लिए चूज़ किया। अब फर्दर क्या हो रहा है हमारे पास कि मेरी स्टडी के अंदर अगर उसकी वैल्यू जो है 0.71 आती है तो भी अच्छी बात है, 0.72 आती है तो भी अच्छी बात है, 0.78 आती है तब भी अच्छी बात है, 0.79 आती है बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हमें एक मेजर की रिलायबिलिटी का, उसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा होता है। तो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मेजर और प्रोटोकॉल। अब मैंने जब उस टेस्ट को चूज़ किया था मुझे पता चला था कि ये 0.70 से ऊपर वैल्यू रखती है इस रिलायबिलिटी की। जब मैंने अपनी स्टडी के अंदर इसको कंडक्ट किया, स्केल को एडमिनिस्टर किया, तो मुझे जो है पता चला कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा भी अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने उर्दू वर्जन यूज़ किया और उस वर्जन के अंदर जो है हमारे पास
हमारी पॉपुलेशन हो सकता है एजुकेटेड ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में उसकी रिलायबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा अच्छी आई है। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि वो सेल्फ एस्टीम को मेजर करने के लिए एक रिलायबल मेजर के तौर पे यूज़ हो सकता है स्केल। नेक्स्ट हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन का रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये हमें बता रहा है रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ मेजर। जैसे मैंने कहा कि जब मैंने उसको चूज़ किया तो मैंने ये देखा कि ये मेजर कैसी है, इसके अंदर रिलायबिलिटी की वैल्यू क्या है। अब मेरे पास जब मैंने उसको एडमिनिस्टर किया है तो भी उस मेजर करने के बाद वैल्यू जो है वो उसी रेंज में है जिस रेंज में मुझे एक टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई मिली थी। किसी भी आर्टिकल के अंदर या उस स्केल की जो एक्सप्लेनेशन होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, स्कोरिंग दी हुई होती है, उसके अंदर जो वैल्यू थी उससे मिलती जुलती ही मेरे पास उसकी वैल्यू आई। तो ये उसके अंदर रिलायबिलिटी को शो करता है, कंसिस्टेंसी को शो करता है। Does the instrument provide the same measurement every time or does it fluctuate due to instrument error? अब क्या हर दफ़ा जब हम अप्लाई करते हैं उस स्केल को सेम ही मेजरमेंट मिलती है, सेम ही रिजल्ट आता है, सेम ही वैल्यू आती है या उसमें कोई डिफरेंस आता है? अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि मेरे स्केल जब मैंने एडमिनिस्टर किया अपनी स्टडी के अंदर तो उसकी वैल्यू जो है 0.78 आई। तो मैंने जो पढ़ा हुआ था वो था कि वो रेंज करती है 0.71 से लेके 0.79 तक। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक वैलिड एक चीज़ रेफरेंस के तौर पे मुझे मिल गई कि ये यहाँ 0.71 से लेके 0.79 तक कहीं पे भी फॉल कर सकती है। मेरी स्टडी में 0.78 पे वो फॉल की। अब मेरे पास अच्छी वैल्यू क्यों आई? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हो सकता है मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो वेल एजुकेटेड हो, इस वजह से रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस आया है। और ये ऐसी चीज़ है कि बाज़ औक़ात अगर आपकी पॉपुलेशन जो है ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती जिसके अंदर एजुकेशन हो या इलिटरेट लोग हों जिसमें आपने स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनानी है, और अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जिसके अंदर आपको पर्सन को मेंटल लेवल इंटेलिजेंस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए, ऐसी जगहों पे हमारे पास मेजरमेंट एरर्स जो हैं वो ज़्यादा कर होते हैं या आपकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर डिफरेंस हो। तो ये ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, पॉइंट्स में ही डिफरेंस होता है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपके पास स्केल की जो है वैल्यू रिलायबिलिटी 0.70 से लेके 0.79 तक या कोई एक वैल्यू बताई हुई है स्केल की डिस्क्रिप्शन में कि इतनी हो सकती है इस पॉपुलेशन में, आपके पास उससे बहुत कम आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आती है 0.59, 0.46, 0.43, 0.21, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन एडमिनिस्ट्रेशन और द मेजरमेंट मेथड। आप जिस तरह से उस स्केल को अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एरर ज़रूर है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अब आपने इस चीज़ को असेस करना है कि इशू कहाँ आ रहा है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में इशू है, आपने एडमिनिस्टर सही से नहीं किया, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो स्केल बना हुआ है, नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने फिर फोकस करनी है जब आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हों। और आपके पास अगर रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहे हो तो आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। For example, reliability is the extent to which a score from a selection measure is stable और free from error। आम तौर पर रिलायबिलिटी के अंदर जो है स्कोर्स जो हैं किसी भी एक सिलेक्टेड मेजर से हमने जब चूज़ करना होता है किसी भी स्केल को, वहाँ पे हमने उसको स्टेबल रखना होता है। हम इसलिए उस स्टेज को चूज़ कर रहे हैं कि ताकि मिलते जुलते रिजल्ट्स हमें मिलें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केल है जो अडल्ट पॉपुलेशन के लिए बना हुआ है, उसके अंदर नॉर्म्स जो है वो अडल्ट पॉपुलेशन है। अडल्ट पॉपुलेशन का स्टार्ट जो है 18 एंड अबव से होता है और एल्डरली एज ग्रुप से पीछे तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है या आपके स्केल की नॉर्म्स ये बताती हैं कि इसके अंदर आप एल्डरली पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है हमारे फोकस करने वाली वो ये है कि हमने उसको अडल्ट पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है। हाँ, ऐसा स्केल जो अडल्ट के लिए डेवलप हुआ है उसे आप छोटे बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते, चिल्ड्रन पे नहीं कर सकते, एडोलसेंस पे भी नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि आप उसको जो है उस एज ग्रुप पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी हमारे पास बाज़ औक़ात रिलायबिलिटी की वैल्यू के अंदर कुछ डिफरेंस आ जाता है, मेजर डिफरेंस आ जाता है। अपने ये फोकस करना है कि आपकी जो आपका स्केल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर रिलायबिलिटी की वैल्यू देखनी है, प्लस आपने देखना है ये किस
नॉर्म्स के ऊपर डेवलप हुआ है, किस एज ग्रुप के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने यूज़ करना है। आपकी स्टडी अगर है इस किस्म की जिसके अंदर आपने बच्चों को स्टडी करना है, छोटे बच्चों को आपने 12 साल 14 साल के पार्टिसिपेंट लेने हैं, तो आपने ऐसा ही स्केल चूज़ करना है जो इस एज ग्रुप के लिए डिज़ाइन हुआ हो। आप 16 ईयर अबव या 18 अबव वाला स्केल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे, आपकी स्टडी के अंदर आपको अच्छी इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगी, अच्छी फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। कहा जाता है रिलायबिलिटी इज सिनोनिमस विद कंसिस्टेंसी। एक ही बात है, आप इसको कहते हैं कि रिलायबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स रखती है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं। एक ही दफ़ा एक ही स्केल के ऊपर बार बार आप काम करते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस को मेजर करते हैं, तो आपके पास अगर रिजल्ट सेम आते हैं तो कंसिस्टेंट होती है वो मेजर। इस वजह से कहा जाता है कि रिलायबल मेजर जो है वो कंसिस्टेंट भी होती है। It is a degree to which test scores for an individual test taker or group of test takers are consistent over repeated applications. यानी कि इसमें होता क्या है कि जो टेस्ट स्कोर्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के, कोई भी इंडिविजुअल टेस्ट टेकर है या ग्रुप है, उसके आपको स्कोर्स जो हैं वो बार बार अप्लाई करने के बाद भी सेम ही मिलेंगे। मसलन मेरे पास पॉपुलेशन है, जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के मिड टर्म के रिजल्ट्स होते हैं, आपके ऊपर मैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट, लाइफ सेटिस्फेक्शन या क्लासरूम सेटिस्फेक्शन जो है उसका मैं स्केल आपके ऊपर अप्लाई करूँ। आपके ऊपर मैंने पहले किया, मिड से पहले अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने उसके रिजल्ट्स देखे, फिर मैं फाइनल से पहले एक दफ़ा फिर आपको वो स्केल देती हूँ, आप उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज मुझे नोट डाउन करवाएं। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया कि आपसे ओवर द टाइम इसकी मेजरमेंट अगेन ले ली, मिड से पहले एंड फाइनल से पहले। अब यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा उस स्केल की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, पार्टिसिपेंट भी सेम है, स्केल भी सेम है। अब मैं ये देखूंगी मिड से पहले वाला जो स्कोर है, स्केल का जो स्कोरिंग है, क्या सेम स्कोर्स ही आपके फाइनल के टाइम पे भी हैं या उसमें कोई डिफरेंस है। तो ये जो ओवर द टाइम हम मेजरमेंट लेते हैं, ये भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। रिलायबल मेजर की एक अच्छी निशानी होती है कि हमने अगर उसको थोड़े टाइम के बाद भी अप्लाई किया पार्टिसिपेंट के ऊपर, तो हमें सिमिलर रिजल्ट मिले, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र ना आए। The consistency of test score is critically important in determining whether a test can provide good measurement. किसी भी स्केल की, किसी भी मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी जो है स्कोर के अंदर जो आती है, वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू रख रही होती है। मसलन हम उस स्केल को दोबारा जब अप्लाई करेंगे, मैंने आपसे मिड से पहले एक मेजरमेंट अप्लाई करके रिजल्ट लिया, वही मेजरमेंट मैंने दोबारा आपके ऊपर फाइनल से पहले अप्लाई की। अब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि दोनों के रिजल्ट सिमिलर होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर मुझे दोबारा से कंसीडर करना पड़ेगा, दोबारा से मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस मेजर को दोबारा यूज़ करूँ या ना यूज़ करूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे उनके ऊपर मैं इसे अप्लाई करूँ या ना करूँ, मेरे लिए एक क्वेश्चन उसमें रेज हो जाएगा। हाँ, अगर सिमिलर रिजल्ट्स हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि जो मैंने पहले यूज़ किया है स्केल, जो मैंने मेजरमेंट पहले यूज़ किया है, उसी को मैं दोबारा आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। Now its proper definition given by different authors. According to Rosenthal, 1991, reliability is a major concern when a psychological test is used to measure some attribute or behavior. जब आप किसी एक एट्रीब्यूट को या बिहेवियर को मेजर करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जब आप इसकी मेजरमेंट करेंगे, रिलायबिलिटी एक मेन चीज़ है जिसे आपने कंसीडर करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेल्फ एस्टीम की एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में क्लासरूम सेटिस्फेक्शन के बारे में पूछा। अब एक एट्रीब्यूट है लाइफ सेटिस्फेक्शन, एक एट्रीब्यूट है एंगर, एक चीज़ है हमारे पास डिप्रेशन, हम स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं, डिप्रेशन लेवल देखना चाह रहे हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सारे के सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प से ही मेजर होंगे। अब इनकी मेजरमेंट के लिए जो स्केल्स आपने यूज़ करने हैं, वहाँ पे रिलायबिलिटी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। किस तरह से? आप कोई भी मेजर उठा के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो इट्स रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड इट्स नॉर्म्स और स्टैंडर्डाइजेशन। आपने किस पॉपुलेशन के ऊपर उसे अप्लाई करना है, क्या वो उस पॉपुलेशन के लिए बना हुआ है। आपने जो चीज़ मेजर करनी है, जैसे मैंने आपको बताया लाइफ सेटिस्फेक्शन,
आपका जो स्केल है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन को मेजर करने वाला ही होना चाहिए, उसके अंदर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लाइफ सेटिस्फेक्शन के अलावा किसी चीज़ को मेजर करता हो। जैसे सेल्फ एस्टीम की बात लाइफ सेटिस्फेक्शन वाले में नहीं आ सकती। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है वाइल मेजरिंग एनी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट और एट्रीब्यूट। एनास्टेसी के 1968 की जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by the same individuals when re-examined with the test on different occasions। मैंने पहले बात की मिड और फाइनल से पहले आपकी असेसमेंट करूं तो उस टाइम आपके जो स्कोर्स है ऑब्टेन होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए, और विद डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्वलेंट आइटम्स, या अगर मिलता जुलता कोई स्केल यूज़ कर रही हूँ उसके लिए उस पर भी आपका स्कोर सिमिलर होना चाहिए अक्रॉस टाइम और अंडर अदर वेरिएबल्स एग्जामिनिंग कंडीशंस, या दूसरी कोई भी कंडीशन है जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं, उसमें भी हमारे पास जो मेजर का रिजल्ट है वो थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। देखिए एक चीज़ ये है कि हमने सेम पार्टिसिपेंट के ऊपर सेम जो स्केल है उसे यूज़ किया, उसमें रिजल्ट हमारे सिमिलर होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमने सेम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट स्केल यूज़ किया, लेकिन मेजर वो उसी चीज़ को कर रहा है और उसकी रिलायबिलिटी भी वैसी सी ही है हमारे पास मौजूद है जैसी हमारे पास पहले स्केल की मौजूद थी। अब आप सेम मेजर यूज़ करें या थोड़ी सी डिफरेंट मेजर यूज़ करें, दोनों में स्कोर्स आपके सिमिलर होने चाहिए। ये उन मेजर्स के अंदर कंसिस्टेंसी को या रिलायबिलिटी को इंडिकेट करता है। अब रिलायबिलिटी के अंदर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें हमारे पास कौन सा टारगेट है जिसको आपने अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम सर्कल के अंदर फॉल करती हैं कि नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें ए और बी पार्ट है। हर दफ़ा पर्सन जब अपना निशाना लगाता है वो सर्कल के अंदर आना चाहिए। अब आपके कुछ एरोज जो हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि पर्सन का जो अटेम्प्ट है वो उस सेंट्रल सर्कल से बाहर है। मेन जो है रिलायबल मेजर जो है उसके अंदर सर्कल के अंदर रहनी चाहिए चीज़ें। अब जो हमारे पास इंटरनल सर्कल है, जो हमारे पास ये वाला सर्कल है डायग्राम ए के अंदर, जो इंटरनल सर्कल के अंदर 3 एरोज हमें नजर आ रहे हैं, ये रिलायबिलिटी को शो कर रहा है कि एवरी टाइम आप जब भी ट्राई करते हैं टेस्ट की तो रिजल्ट स्कोर्स यहाँ फॉल करते हैं। जो हमारे पास बी डायग्राम है उसके अंदर स्कोर कभी उस सर्कल के अंदर फॉल कर रहे हैं, कभी दूसरे किनारे की तरफ चले जाते हैं, कभी उस सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो हमारे पास है डिफरेंस जो नज़र आ रहा है हमें, ये शो कर रहा है कि ये मेजर रिलायबल नहीं है। ऐसी मेजर जिसके स्कोर सिमिलर रहते हों वो रिलायबल मेजर होती है। दिस इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच अ मेजर इज फ्री ऑफ रैंडम मेजरमेंट एरर। आमतौर पर रिलायबल मेजर उसे कहा जाता है जब हमें ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये वाली मेजर जो है ये रैंडम मेजरमेंट एरर से फ्री है। फॉर एग्जाम्पल weighing scale giving different results every time can not be reliable। अब एक आपके पास स्केल मौजूद है जिसके ऊपर आप अपना वेट मेजर कर रहे हैं कि मेरा वेट कितना है। अब आपने एक दफ़ा मेजर किया तो आपका वेट जो है 50 में आ रहा है, 51 आ रहा है, अगली दफ़ा मेजर करते हैं तो 45 आ गया, और इसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। आपका डिफरेंस जो है 1 और 2 डे का होगा या आपका 1 और 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। हर दफ़ा जब आप मेजर कर रहे हैं अगर आपको वो डिफरेंट मेजरमेंट दे रहा है, इट मीन्स दिस स्केल इज़ नॉट रिलायबल, दिस मशीन इज़ नॉट रिलायबल। आप उसके ऊपर रिलाय ना करें, आप डिफरेंट जो वे ऑफ मेजरिंग वेट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरी मशीन उसकी जगह लेके आ सकते हैं, कोई दूसरा स्केल यूज़ कर सकते हैं। नाउ reliability facts. The term reliability is closely related to two facts: its internal consistency and consistent results after test retest measures। हम किसी भी मेजर को रिलायबल कब कहते हैं? इन दो फैक्ट्स को हम देखते हैं अपनी रिलायबिलिटी के अंदर कि हमारी जो मेजरमेंट है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी रखती हो, हमारा जो स्केल है उसके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्लस कंसिस्टेंट रिजल्ट हर टेस्ट रीटेस्ट के बाद होने चाहिए। यानी कि मैं पहले टेस्ट करूँ और दोबारा से टेस्ट करूँ अपने पार्टिसिपेंट को तो जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर आ रहे हों।
इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्केल्स की जो आइटम है उनकी आपस में जो है वो क्या वैल्यूज हैं, उनका आपस में कोई लिंक मौजूद है या नहीं है, ये इसके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है। और हर दफा जब आप उसको मेजर करते हैं तो सिमिलर रिजल्ट दे, ये उसके अंदर कंसिस्टेंट रिजल्ट को शो करता है। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब है टेस्ट एंड रीटेस्ट, एक दफा टेस्ट किया और दोबारा से फिर टेस्ट करें विद टाइम इंटरवल। अब वो 2 दिन का हो सकता है, वो 1 मंथ का हो सकता है, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है जब आप कोई भी साइकोलॉजिकल स्केल यूज कर रहे हैं सेम पार्टिसिपेंट के ऊपर, तो कम से कम आप उसके अंदर वीक्स का डिफरेंस जरूर रखें, क्योंकि अगर आपने कल अप्लाई किया है, आज आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट के माइंड के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो होंगी, ऑलरेडी मौजूद होंगी, और उनके अंदर उसको ये भी याद होगा कि मैंने कल क्या रिस्पॉन्स किया था। तो आपको जो है एक बायसनेस जो है वहाँ पे नज़र आती है, इंटरनल बायसनेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। उससे अवॉइड करने के लिए कम से कम आप थोड़े टाइम का डिफरेंस जो है मेजरमेंट के रीटेस्ट के अंदर जो है रीटेस्ट मेजरमेंट में ज़रूर रखें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। Now, with the help of this diagram, we can understand a few things. यहाँ पे आपने असेस करके बताना है कि हमारे पास रिलायबिलिटी की एक क्लासिक एग्जांपल कौन सी है इन 4 डायग्राम्स के अंदर। 4 सर्कल्स हैं, इनमें से कौन सी चीज़ जो है रिलायबिलिटी को क्लियरली इंडिकेट कर रही है। अब हमारे पास डायग्राम 1 जो है जिसके अंदर आई एग्री इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, एक पर्सन जो है वो हर दफ़ा A+A+A+ ले रहा है, ये भी रिलायबिलिटी की एग्जांपल है। दूसरा, हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है जिसके पास हमारे पास टेस्ट ए है और टेस्ट जी है। हमने टेस्ट ए में देखा उसका स्कोर क्या है और टेस्ट जी में क्या है, दोनों में सिमिलर स्कोर्स हैं, सिमिलर उससे जो है वो टिक मार्क किए हुए हैं, तो ये भी हमारे पास एक रिलायबिलिटी की एग्जांपल है। फिर थर्ड पे हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास जो एक स्टेटमेंट है, यू ऑलमोस्ट ऑलवेज फील सेटिस्फाइड आफ्टर योर थेरेपी सेशंस। अब ये स्टेटमेंट जो है पर्सन क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स अपना नोट डाउन करवाता है, हर दफ़ा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा हमने इस चीज़ को नोट करना है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यू ऑलमोस्ट ऑलवेज फील सेटिस्फाइड आफ्टर योर थेरेपी सेशंस, आप तकरीबन हर दफ़ा अपने थेरेपी सेशन से सेटिस्फाई होते हैं। ये एक रिलायबल मेथड का जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रिस्पॉन्स मौजूद है कि ये थेरेपिस्ट के अंदर रिलायबिलिटी को शो कर रहा है कि वो एक रिलायबल पर्सन है, दिस पार्टिसिपेंट कैन रिलाई ऑन दिस थेरेपिस्ट। सेकंड पे है यू ऑलमोस्ट ऑलवेज एंजॉय थेरेपी, आप तकरीबन हर दफ़ा थेरेपी को एंजॉय करते हैं, और इस पे भी पार्टिसिपेंट ने एग्री किया हुआ है। यहाँ पे अगेन एक से ज़्यादा दफ़ा की बात हो रही है कि आप हर दफ़ा थेरेपी को एंजॉय करते हैं। थर्ड पे हमारे पास है यू ऑलमोस्ट नेवर फील सेटिस्फाइड विथ थेरेपी, ये डिसएग्री। अब ये जो है हमारे पास एक ऐसा रिस्पॉन्स आ गया है जिसके अंदर हमारे पास पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स जो है वो ऊपर वाले रिस्पॉन्सेस के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखने में रिस्पॉन्स जो है वो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन ये वाला रिस्पॉन्स ऊपर वाले रिस्पॉन्सेस को कंफर्म कर रहा है। स्टेटमेंट क्या है, यू ऑलमोस्ट नेवर फील सेटिस्फाइड विथ थेरेपी। ऊपर वाली स्टेटमेंट में वो कह रहा है मैं ऑलमोस्ट हर दफ़ा जो है सेटिस्फाई होता हूँ थेरेपिस्ट के सेशंस के साथ, तो यहाँ पे वो कह रहा है नेवर फील सेटिस्फाइड। अब नेवर के लिए तो वो डिसएग्री ही करेगा पार्टिसिपेंट, इस वजह से यहाँ पे डिसएग्री होना जो है ऊपर वाले स्टेटमेंट्स को कंफर्म कर रहा है कि उसने सही आंसर दिया है और पर्सन ने स्टेटमेंट्स को पढ़ के अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे डाउन साइड पे हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, ओवर 1 मंथ टाइम हमने देखा कि उस पर्सन के अंदर जो है हम एक चीज़ को मेजर कर रहे हैं और एवरी टाइम उसका रिस्पॉन्स जो है हमें एक्यूरेट मिल रहा है। सो इन दिस वे हमने जो पीछे स्टडी किया था उन सारी चीज़ों के बारे में फर्दर हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि रिलायबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है। एक इंडिविजुअल पर्सन के लिहाज से पर्सपेक्टिव देखा हमने, टेस्ट ए और बी, ए एंड जी के लिहाज से हमने देखा, एक ही पर्सन को बार बार आप टेस्ट कर रहे हैं या उसकी मल्टीपल आप उसके सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी ग्रेडिंग देख रहे हैं, वो भी एक कंसिस्टेंसी को शो कर रही है। और एक पर्सन के अक्रॉस 1 मंथ आप स्टडी कर रहे हैं और सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये भी कंसिस्टेंसी को शो कर रही है, जिसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं।
नाउ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, A reliable instrument or test must meet two conditions. वो कौन सी हैं? It must have a small random error. Random error के जब हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम मेजरमेंट की स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट के लिए या इसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए एसपीएसएस यूज़ करते हैं, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। उसके अंदर हम अपने इंडिविजुअल टेस्ट की आइटम्स को जो है वो ऐड करते हैं डाटा शीट के अंदर और उससे स्कोर लेते हैं। जब आप रिलायबिलिटी मेजर करते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर जो है वो शो करता है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हमने एक रिलायबिलिटी के अंदर देखनी होती हैं वो सारी की सारी मेजरमेंट हमें नंबर्स की फॉर्म में वहाँ पे नज़र आ जाती हैं। तो एक अच्छी रिलायबिलिटी, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो है, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट की ये निशानी है कि उसके अंदर रैंडम एरर जो है उसका लेवल स्मॉल होना चाहिए। जो वैल्यू वहाँ पे शो होगी हमें वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम। इट मस्ट मेजर अ सिंगल डायमेंशन। और दूसरी बात ये कि हमारा रिलायबिलिटी उस स्केल की तब कंसिडर अच्छी की जाती है जब वो सिर्फ एक ही डायमेंशन को मेजर कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो मेजर है वो अगर लाइफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रही है तो सारी स्टेटमेंट उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन से रेलिवेंट ही होनी चाहिए। उसमें क्लासरूम के हवाले से या उसके अंदर जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से सिंपल सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। लाइफ सेटिस्फेक्शन में ओवरऑल किसी भी पर्सन की लाइफ कंसीडर की जाती है। Among others, one major source of inconsistency in test results is random measurement error. आमतौर पर रैंडम मेजरमेंट एरर जो है उसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी हमें शो होती है रिजल्ट में, स्कोर अच्छा नहीं मिलता, तो वहाँ पे हम सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि कोई रैंडम मेजरमेंट एरर तो नहीं हो गया हमसे। मसलन इंस्ट्रक्शंस में ज़रा सा भी डिफरेंस अगर आ जाता है किसी भी स्केल की मेजरमेंट में तो ये भी एक मेजर डिफरेंस कॉज करता है रिलायबिलिटी के अंदर। उसकी वैल्यू को जो है मेजर डिफरेंस उसकी वैल्यू के अंदर हमें नज़र आने लग जाता है, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने पर्सन को स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड की है, आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं और द रिस्पॉन्सेज दे हैव प्रोवाइडेड अस। A primary concern of test developers and test users is therefore to determine the extent to which random measurement errors influence test performance. जो टेस्ट डेवलपर्स हैं या टेस्ट यूजर्स हैं उनका पहला कंसर्न क्या है कि वो ये देखें कि हमारे पास जो टेस्ट है वो उसके अंदर मेजरमेंट एरर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जो किसी भी टेस्ट की गिवन डिस्क्रिप्शन होती है, जब आप कोई टेस्ट चूज़ करते हैं तब उसके अंदर जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्केल के बारे में स्कोरिंग बताई हुई होती है या उसके बारे में जो भी डिटेल प्रोवाइड की होती है, कौन सी आइटम किस चीज़ को मेजर कर रही है, वहाँ ही साथ में हमें उन्होंने बताया होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इसके अंदर कितना होगा या मेजरमेंट एरर कौन कौन से हो सकते हैं, रैंडम एरर ऑफ मेजरमेंट के चांसेस इसके अंदर कितने हैं। इसका मार्जिन रख के उन्होंने रिलायबिलिटी की एक रेंज बताई होती है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा सा लेवल हाईलाइट किया होता है। अगर ये हाईलाइट ना भी हो तो हमारे पास एक मार्जिन होता है कि हम उसमें से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 0.70 आपकी रिलायबिलिटी आनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको स्केल की डिस्क्रिप्शन के अंदर नज़र आती है तो उसमें थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन आ भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वैल्यू 0.70 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर उसमें मेजर डिफरेंस आ रहा है 5-10 पॉइंट्स का नज़र आ रहा है आपको, 0.70 से जा रही है नीचे वैल्यू जा रही है, तब हम कंसीडर करते हैं कि ऐसे कौन से एरर्स हुए हैं जिनकी वजह से हमारे पास वैल्यू के अंदर इतना डिफरेंस है। Whenever anything is measured, whether in science or social sciences, there is possibility of chance of error. जब भी कोई चीज़ मेजर की जाती है तो चांस ऑफ एरर होता है, एक पॉसिबिलिटी रखी जाती है। Therefore, it is important to find out the actual differences and chance factor. इसलिए हम एक्चुअल डिफरेंसेस को और चांस फैक्टर को कंसीडर करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू एक होती है, हम अल्फा वैल्यू जिसे कहते हैं, उसको हम कंसीडर करते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो है स्केल वो कितना अच्छा वेल डेवलप्ड है, इसके अंदर हमारी रिलायबिलिटी की वैल्यू क्या है और क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं कंसीडर की जाती हैं अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट।
Now the concept error of variance. There are two error of variance. First one is true variance. If we are interested in measuring fluctuations of mood, then the day by day changes in scores on a test of cheerfulness, depression would be relevant to the purpose of the test and would part of true variance. मसलन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक पर्सन के अंदर है जो है हम डिप्रेशन का पेशेंट है उसके अंदर चीयरफुलनेस में क्या फ़र्क आ रहा है पहले की नस्बत उसके अंदर चीयरफुलनेस बढ़ी है या नहीं बढ़ी है और डिप्रेशन का लेवल कम हुआ है या नहीं हुआ है ऐसी कंडीशंस के अंदर जो वेरिएंस की वैल्यू आती है वो ट्रू वेरिएंस कहलाएगी परमानेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो फॉल अंडर द हेडिंग एरर ऑफ वेरिएंस जो हमारे पास परमानेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसी हेडिंग के अंदर फॉल कर रही होती हैं एरर ऑफ वेरिएंस ही वो कहलाती हैं Now the correlation coefficient है हमारे पास the correlation coefficient is a statistical measure of the strength of the relationship between the relative movements of two variables. The value of this measurement range between -1 and 1. अब हमारे पास जो आमतौर पर वैल्यू आती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वो -1 से लेके +1 तक होती है और इसमें जितना भी हम 1 के करीब जा रहे हैं -1 या +1 दोनों के करीब जा रहे हैं उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेड करती है अगर हम -1 की तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करेगा अगर हम +1 की तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगा सो कोरिलेशन इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल आमतौर पर जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है A correlation coefficient express the degree of correspondence or relationship between two sets of scores. दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को या दो मेजरमेंट के कोई स्कोर्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो कोरिलेशन शो करता है आप दो अलग-अलग वेरिएबल देख रहे हैं वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है या आपने जो है सेट ऑफ स्कोर ए का स्कोर और बी का स्कोर उसके दरमियान रिलेशनशिप देख लें दोनों कंडीशन में हमने जब भी मेजर करना होगा रिलेशनशिप वो दो आइटम के स्कोर के दरमियान हो दो वेरिएबल दो स्केल्स के स्कोर्स के दरमियान हो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही कहलाएगा दो अलग-अलग स्केल्स के दरमियान रिलेशनशिप अगर हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही कहलाएगा There are three types of correlation basically. First type is positive correlation. इसके अंदर हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें लाइन जो है हमारी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होके राइट साइड में अपर साइड पे जा रही होती है As one variable is increased, so does the other variable. एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है तो हमारे पास लाइन ऐसी बनेगी जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होके टॉप राइट कॉर्नर की तरफ जाएगी जो सेकेंड टाइप है वो हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन की है एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है इसमें हमारे पास y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ जो है वो डायगोनल लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी हम डाउन से टॉप से डाउन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे राइट में हमारी जो लाइन है वो डाउन से टॉप साइड पे जा रही होती है लेकिन जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसमें टॉप से डाउन साइड की तरफ आ रही होती है जो हमारे पास थर्ड टाइप है कोरिलेशन की दैट इज नो कोरिलेशन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इसमें हमारे पास कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती जो हमारे पास रिस्पॉन्सेस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं सारे ग्राफ के ऊपर फैले हुए होते हैं वो किसी एक लाइन के ऊपर लाइन की साइड्स में नहीं फॉल कर सकते स्कैटर्ड होते हैं इस वजह से हम कहते हैं कि इन वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ऐसा जो हमारे पास शो होता है रिजल्ट स्कोर्स की फॉर्म में वो ज़ीरो के करीब होता है जब आपकी कोरिलेशन की वैल्यू ज़ीरो के करीब होती है जितनी ज़ीरो के करीब होगी उतना ही वो नो कोरिलेशन को शो कर रही होगी वो पॉजिटिव साइड पे है वैल्यू हमारे पास आती है या नेगेटिव साइड पे है लेकिन ज़ीरो के करीब है तो वहाँ हम कह सकते हैं देयर इज़ नो कोरिलेशन परफेक्ट नो कोरिलेशन में हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू होती ही ज़ीरो है नाउ कोरिलेशन जो है हमारे पास रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट में बी कंप्यूटेड फ्रॉम डिफरेंट वेज मेजर कैसे करना है उसे इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं
देखिए सबसे ज़्यादा जो मेन मेथड यूज़ किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, वो है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड इज पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ये मेथड जो है हम एसपीसीएस में सेपरेट जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कोरिलेशन के अंडर जाके भी। और जब आप रिलायबिलिटी मेजर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, उसे आपने चेक करना होता है कि आप मेजर करना चाह रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आपको डायरेक्टली वहाँ से भी मेजर करके देता है। किसी भी स्केल की जब हम रिलायबिलिटी मेजर करते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स का आपस में कोरिलेशन भी वो हमें मेजर करके दे देता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस स्केल की इंटरनल कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है। नाउ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, जो हमने पीछे बात की थी कि साइंसेज हों या सोशल साइंसेज हों, हम मार्जिन रखते हैं एरर का, चांस ऑफ एरर का मार्जिन रखते हैं। वो चांस ऑफ एरर का मार्जिन आप कहाँ रखते हैं, उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, उसे हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के नाम से जानते हैं। देयर आर सेवरल सिग्निफिकेंस लेवल्स, फॉर एग्जांपल 0.05, 0.01, 0.001। In psychological researches, 0.05 and 0.01 considered mostly, क्योंकि अक्सर ही ये होते हैं आमतौर पर। जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं ये इंडिकेट क्या करती हैं, विच मीन्स देयर इज़ 1 और 5% एरर इज़ एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 0.05 का हम सिग्निफिकेंस लेवल रखते हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अगर हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में 0.05 आई है तो उसका मतलब ये है कि 95% टाइम्स जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट है। हमने 5% चांसेस जो है वो एरर को दे दिए कि 5% जो है हो सकता है कि ऐसे ये स्टडी जो है उसके अंदर 5% चांसेस हैं कि कोई एरर आ गया हो, लेकिन 95% जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास 0.01 वाली जो मेजर है उसमें हमारे पास 99% ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट होती है। हम कहते हैं कि 99% तक इसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं। सिर्फ 1% का हमारे पास मार्जिन होता है वहाँ पे कि हम कहते हैं कि हो सकता है 1% एरर आ गया हो। सेम अबाउट 001.001, उसमें हम कहते हैं 1000 में से सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास एरर आया है। 999 टाइम्स जो है इसके एक्यूरेट रिजल्ट हैं। अगर हम इसको 1000 टाइम अप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा हो सकता है कि गलती से रिजल्ट सही ना आए, 999 टाइम्स जो है इसके रिजल्ट्स ठीक आएंगे। Now, true scores. What is it? How closely related are the examinees' true and observed score on a particular test or instrument? किसी भी पर्सन को जिसको आपने असेस किया है, जिसके ऊपर आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं या टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर जब आपने कोई टेस्ट अप्लाई किया है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कितने जो है ट्रू स्कोर के करीब हैं। ऑब्जर्व स्कोर कहते हैं कि हाँ ट्रू स्कोर जो कि हमें उस स्टडी में ऑलरेडी बताए होते हैं, उस स्केल की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बताए होते हैं कि इसका स्कोर इतना हो सकता है, और ऑब्जर्व स्कोर जिसको आप ऑन द स्पॉट मेजर कर रहे होते हैं। तो indices are derived to measure the relationship between the true and observed score. पहली उसके अंदर है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट और दूसरी है रिलायबिलिटी इंडेक्स। ये दो ऐसे हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रू स्कोर्स का लेवल क्या है। रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट एंड रिलायबिलिटी इंडेक्स के अंदर पहले हम देख लेते हैं रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को। Reliability coefficient is basically defined as a correlation between parallel measures. पैरेलल मेजर से मुराद ये होती है कि आपने सेल्फ स्टीम का एक स्केल यूज़ किया, सेम इसी तरह का आपने एक और स्केल जो है वो जो कि सेल्फ स्टीम को मेजर करता हो वो यूज़ किया। यानी कि हम दो सेल्फ स्टीम के स्केल यूज़ किए तो उसमें से एक स्केल दूसरे के लिए पैरेलल मेजर कहलाएगा। इट कैन बी मेजर थ्रू पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इसको हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैनुअल मेजर करना हो तो आपको दो इसके लिए मेजर चाहिए होंगी, ऐसी मेजरमेंट्स जिनको आप अप्लाई करें।
रिलायबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है उसके बाद, इट इज डिफाइंड एज द कोरिलेशन बिटवीन टू एंड ऑब्जर्व स्कोर और अ सिंगल मेजर। अब रिलायबिलिटी इंडेक्स यानी कि वो वैल्यू पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट की जो हमें बताती है कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, जो ट्रू स्कोर्स हैं और जो ऑब्जर्व स्कोर है, वो हमें इससे अंदाज़ा होगा। However, in reality, we rarely know about the true scores. आमतौर पर हमें ट्रू स्कोर्स जो हैं उसके बारे में बहुत कम पता होता है। मसलन कैसे, बाज़ स्केल ऐसे हैं कि उनके अंदर नहीं बताया होता कि इस पॉपुलेशन पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये स्कोर आना चाहिए। तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्व्ड स्कोर होते हैं, हम उसी की बेस पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। रिलायबिलिटी इंडेक्स के अंदर another commonly used probabilistic measure of safety is reliability index. Reliability index represents the number of standard deviations which separate the main factor of safety from the critical factor of safety. हमें बेसिकली रिलायबिलिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ये बताती है कि हमारे पास कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं हमारी उस मेजर के बारे में, जो उसे सेपरेट कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से और क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। ये चीज़ें आपको जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल हैंडलिंग करेंगे ऑन द स्पेसिस, तब आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर दी जाएगी। Besides, the reliability coefficient defined above is purely a theoretical concept because it is not possible to verify the two tests are truly parallel. अब reliability coefficient जो है उसको वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये दोनों मेजर्स जो हैं वो सेम हैं, एक मेजर जो है दूसरे का मुतबादिल है, ये चीज़ आप क्लियर नहीं कर सकते। इवन बाज़ अगर स्टेटमेंट्स जो हैं एक ही स्केल आप यूज़ कर रहे हैं, नाम उसका एक ही है, आप सेल्फ एस्टीम की मेजर ही यूज़ कर रहे हैं, दो डिफरेंट मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, बट देयर वुड बी डिफरेंस इन द स्टेटमेंट्स और इन द इंस्ट्रक्शंस, जिसको आपको देखना पड़ेगा। Therefore, the reliability of test must be estimated using other methods. हम टेस्ट की रिलायबिलिटी को दूसरे डिफरेंट मेथड्स के साथ भी एस्टिमेट कर सकते हैं। आमतौर पर इसके लिए रिलायबिलिटी की मेजर ही बेस्ट रहती है कि आप उसको इंडिविजुअल आइटम को ऐड करें स्पीसीज पे और उसमें असेस कर सकें, रिलायबिलिटी इंडेक्स को वहाँ पे असेस कर सकें अंडर द रिलायबिलिटी ऑप्शन। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो कोरिलेशन मेथड का है। इसके अलावा भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर मेथड्स जो हैं वो यही दो हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल मॉडल ऑफ रिलायबिलिटी। दिस इज रिप्रेजेंटेड टिपिकली बाय सिंपल इक्वेशन। इसको आमतौर पर सिंपल इक्वेशन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्व टेस्ट स्कोर्स इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर ऑफ मेजरमेंट। आप ऑब्जर्व टेस्ट स्कोर्स जो हैं वो किसको कंसीडर करेंगे, आपके ऑब्जर्व टेस्ट स्कोर इक्वल होने चाहिए ट्रू स्कोर प्लस एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट की वैल्यू भी इसके अंदर कंसीडर की जानी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नीचे इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी प्लस ई। एक्स जो है हमने स्कोर्स ऑन द टेस्ट कहा है, जिसे हम ऑब्जर्व स्कोर कहते हैं। t इज फॉर ट्रू स्कोर्स एंड e इज फॉर एरर ऑफ मेजरमेंट। Error of measurement represent discrepancies between scores obtained on test and the corresponding true scores. Basically, error of measurement जो है वो scores जो आपने हासिल किए हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट ने ऑन द स्पॉट स्कोर इंडिकेट किया है, उसे कहते हैं। और किसी भी जो भी आपने टेस्ट अप्लाई किया उसके ऊपर, जबकि ट्रू स्कोर्स जो है वो ऑलरेडी जो गिवन होते हैं हमारे पास, उसे कहा जाता है। दस ई इज इक्वल टू एक्स माइनस टी। हमने एरर ऑफ मेजरमेंट को कहना है कि वो हमारे ऑब्जर्व स्कोर में से अगर हम ट्रू स्कोर को माइनस कर देते हैं तो एरर ऑफ मेजरमेंट हमारे पास आ जाता है। E is error of measurement, X is for observed measurement, observed score, and T is two scores of the participant. The goal of this theory is to estimate error in measurement and suggest the ways of improving. मेन इस थ्योरी का पर्पज़ ये है कि हम किसी भी स्केल के अंदर जितने भी एरर्स हो सकते हैं मेजरमेंट के, उनको हम एलिमिनेट करें और उस स्केल को मज़ीद बेहतर बना सकें।
Now there is a concept of standard error of measurement. The higher the reliability coefficient, the smaller will be the error of measurement. जितना एक स्केल ज़्यादा रिलायबल होगा उसके अंदर एरर ऑफ मेजरमेंट की वैल्यू उतनी ही कम आएगी, और अगर आपके पास एरर ऑफ मेजरमेंट की वैल्यू ज़्यादा आती है तो आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू बहुत कम आएगी कंपैरेटिवली। देयरफॉर इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रिडिक्शन। इसके अंदर प्रिडिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके किसी भी स्केल के अंदर रिलायबिलिटी की वैल्यू हाई आती है और मेजरमेंट एरर ऑफ मेजरमेंट जो है उसकी वैल्यू कम आती है, तो आपकी उस स्टडी में आपका वो जो स्केल है उसके अंदर हम प्रिडिक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्केल जो है इस चीज़ को मज़ीद मेजर कर सकता है और ये उसके लिए एक वैलिड मेजर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो आपके अगर किसी भी स्केल के अंदर कोई भी स्केल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं या आप कोई स्केल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिलायबिलिटी की वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू अच्छी आती है इट मीन्स दैट स्केल इज़ रिलायबल इनफ, और आप उसको फर्दर स्टडीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उससे आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल की प्रेडिक्शन बढ़ा सकते हैं जिसके लिए आपने उसको डेवलप किया हुआ है। There are the references from where the topic drawn. If you have any queries or want to give any feedback, you can send it on the given email address. Thank you very much. Allah Hafiz.